एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टूडेंट क्लासेस। मैं हूं आकाश सिंह। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी की सीरीज के बाद मैंने आज जो स्टार्ट किया है वो है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में आज हम देखेंगे कि हिस्ट्री का जो बेसिक है, जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी फैक्ट्स को लेके कैसे हमें हिस्ट्री को स्टडी करना है। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि शायद हिस्ट्री को कैसे रीड करना है या कैसे उसको सीरीज में पढ़ना रहता है। उस चीज़ को मिस करने के कारण ही हिस्ट्री जो है थोड़ा सा टफ लगती है। पर हिस्ट्री है बहुत ईजी, अगर उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ा जाए तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ओके, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इंडियन हिस्ट्री जो है, आखिर हम इंट्रोडक्शन जो देखते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से हमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हमको लेके चलना है जिससे हमें हिस्ट्री जो है वो अच्छे से समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो आखिर हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट की वो सारी स्टडीज जो हम करते हैं हिस्ट्री में, उन सबको हम किसमें डिनोट करते हैं? हिस्ट्री। ओके, तो एनीथिंग स्टडी ऑफ पास्ट या एनीथिंग स्टडी अबाउट पास्ट इज केम इनटू एन हिस्ट्री। ओके, अब देखिए, जो फादर ऑफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पिता, किसी ना किसी ने, हर किसी ने कुछ ना कुछ किताब लिखी है जहाँ से जो चीज़ें ओरिजिनेट हुई हैं। तो हम जो हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, जिनको हम फादर मानते हैं, वो है हीरोडोटस। हीरोडोटस कौन थे? हीरोडोटस जो है एक ग्रीक फिलोसोफर थे, जो जिनका जो जन्म हुआ था या बर्थ हुई थी 484 बीसी में हुई थी, और जो डेथ हुई थी 425 बीसी में हुई थी। ओके, इन्होंने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्रीज। इनकी तो जो बुक है द हिस्ट्रीज, उसमें काफ़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जो कि हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जो है मेंशन था। ओके, ये किताब इन्होंने कब लिखी थी? 430 बीसी में लिखी थी। ओके, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन कहलाते हैं? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आंसर होगा हीरोडोटस। ओके, उसके बाद जर्मन फिलोसोफर जो थे, जो कि जर्मनी में जो फिलोसोफर थे, उनका नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। ये नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा कि जो कार्ल मार्क्स है, कई सारे इनकी जो थ्योरीज हैं, इनके जो कई सारे जो फैक्ट्स हैं, उनको हम आगे भी कभी देखेंगे। तो ये कार्ल मार्क्स जो है एक इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन होगा? हीरोडोटस, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे। उनकी किताब कौन सी थी? द हिस्ट्रीज। और एक जर्मन फिलोसोफर थे, इनके जो नाम था वो था कार्ल मार्क्स। ओके, तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। ओके, अब देखिए, एक जो माइनर सा कंफ्यूजन होता है वो डेटिंग सिस्टम को लेके हिस्ट्री में काफ़ी देखा जाता है। जैसे कि ये बीसी है। अब देखिए, बीसी जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है और एंड कहाँ से हुई है? स्टार्टिंग जो हुआ है वो 484, मीन इसका जो बर्थ है वो 484 है, पर जो डेथ है वो 425 है। अब ये जो है ये कैसा हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा हो रहा है। इससे हम इसको कैसा मान रहे हैं कि भाई इनकी एज जो है वो बढ़ रही है। ओके, तो क्या हुआ था, इस डिवीजन को जो है हम अलग से डेटिंग सिस्टम में इसको समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये कंफ्यूजन दूर हो गया तो आपको कभी लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। पूरी हिस्ट्री में हमको सिर्फ डेट्स देखनी है, और कई इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी जो डेट है वो बीसी में भी है, एडी में भी है, तो हमें कैसे याद रखना है वो हम एक बार इसको समझ लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी वो होगी डेटिंग सिस्टम की। ओके, तो डेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली जो डिवाइड हुआ है, डेटिंग सिस्टम जो डिवाइड हुआ है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। ओके, एक सबसे पहले हुआ है बीसी, और एक हुआ है हमारा एडी। ओके, बीसी और एडी आपने कई बार देखा होगा, एडी कुछ। तो वो एडी क्या है, बीसी क्या है, आज हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, बीसी मतलब होता है बिफोर द क्राइस्ट। अब देखिए, जो भी हम ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। कौन से कैलेंडर के अकॉर्डिंग? जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ये वही कैलेंडर है जिसको आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, यही जॉर्जियन कैलेंडर में हम जनवरी फरवरी जो आज के मंथ देखते हैं, वो इसी कैलेंडर के जरिए देखते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर के मंथ पे। देखिए, इंडियन मंथ जो है वो अलग है, जैसे हम चैत्र पढ़ते हैं, फागुन पढ़ते हैं, वैसाख पढ़ते हैं, तो ये इंडियन मंथ अलग है। पर अगर जब हम ग्लोबली अडॉप्टेड की बात करें, मीन्स जो हर जगह अडॉप्ट किया गया है पूरे वर्ल्ड में, तो वो कौन सा अडॉप्ट किया गया है? जॉर्जियन कैलेंडर। ओके, ये किसका मॉडिफिकेशन है? रोमन कैलेंडर का। रोमन कैलेंडर का मॉडिफिकेशन क्या है? जॉर्जियन कैलेंडर। ओके, तो वहां से पढ़ते हैं कि ये बीसी एडी का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो देखिए, क्रिश्चियनिटी के ऊपर बेस्ड था ये, तो उनके जो लॉर्ड थे मीन जीसस क्राइस्ट, तो बिफोर द क्राइस्ट के जन्म से पहले बीसी, तो ये जो बीसी का फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है बिफोर द क्राइस्ट के या बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बर्थ के पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ओके, और एडी जो होता है, एडी होता है कि जब लॉर्ड का जन्म हो गया था, मीन्स इन द बर्थ ऑफ लॉर्ड, या बिगिनिंग फ्रॉम द बर्थ ऑफ लॉर्ड, मतलब लॉर्ड का जब जन्म हो गया था उस टाइम को जो लेके चलेंगे उसको लेके चलेंगे एडी से। ओके, बिगिनिंग फ्रॉम द बर्थ ऑफ लॉर्ड। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो बीसी जो होगा बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बीसी, और एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। मतलब एडी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। ए फॉर एनो, डी फॉर डोमिनी। ओके, तो ये कब से स्टार्ट हो गया? जब लॉर्ड का जन्म हो गया था। तो जब लॉर्ड का जन्म हो गया था उस ईयर को हमने माना था 000। ओके, अब उसके बाद फिर जैसे जैसे स्टार्ट हुआ 1 2 3 और टिल अभी 2020 तक, तो ये हम मान के चल रहे हैं ये सब एडी ही चल रहा है। ओके, और उसके पहले जो चल रहा था
उसके पहले हमारा चल रहा था BC। तो हम जो देखिए एक एग्जांपल है, जैसे बुद्धा का बर्थ मीन्स गौतम बुद्ध का बर्थ की बात करें अगर, तो वो कितनी है 563 BC में उनका बर्थ हुआ था और 483 BC में उनकी डेथ हो गई थी। देखिए ये टाइम 563 BC से कम हो रहा है ये टाइम, तो BC यही तो होगा ना कि इसको अपन को क्या करना, माइनस में जाना पड़ेगा। अब ईयर या फिर टाइम माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो उसको इसीलिए BC और AD में हमने क्या दिया था, अलग डिवाइड कर दिया था। इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं, आप सबने नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन मुझे लगता है सबने बहुत डिटेल में पढ़ी होगी 9-10 क्लास में। तो देखिए ये नंबर लाइन है, ये होता है 0। ओके, अब 0 के बाद आपको पता है यहाँ पे जो नंबर होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे नंबर होते हैं नेगेटिव। ओके, और ये सारे नंबर कैसे होते हैं, ये सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि ये नंबर नेगेटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, इनको हमने कैसे डिवाइड किया है कि यहाँ लिया है AD, यहाँ सारे नंबर कैसे लिए हैं AD वाले, और यहाँ नंबर जो लिए हैं वो लिए हैं BC वाले। ओके, तो देखिए आप जानते हैं कि यहाँ 0 से लेकर वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 5, ये क्या वैल्यू इंक्रीज होती है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी है, इंक्रीजिंग नंबर में है, मीन्स 1 2 फिर अभी तक जो हमारे पास वैल्यू 2020 तक है। और यहाँ पर क्या है, अब जब वैल्यू माइनस होना स्टार्ट हुई, क्योंकि ये यहाँ पे सारे नंबर कैसे होते हैं, यहाँ पे सारे नंबर होते हैं नेगेटिव। तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ -10 की और यहाँ पे मैं बात करूँ -2 की, तो बताइए -10 और -2 में से बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली -2। ओके, तो ये कैसे स्टार्ट हुए, अब देखिए वहाँ पे उनको खत्म करना था, कहाँ तक लाना था, 0 तक लाना था, तो ऑब्वियसली बात है कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से इस टाइम पीरियड को जो भी रहा उस टाइम पे, जो भी कैलेंडर उस टाइम पे फॉलो होता हो, पर जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से हमको क्या पढ़ना है कि ये टाइम पीरियड जो है वो कम हो रहा है। ओके, इसीलिए BC आप देखेंगे हमेशा जो है वो क्या है, कम की तरफ आती है, ज़्यादा से कम की तरफ। क्यों, क्योंकि हम किस कैलेंडर के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे, जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से। तो जॉर्जियन कैलेंडर तो कब से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो उसके पहले की जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, कम होना स्टार्ट होंगे, मतलब कम होने की तरफ आएंगी, 500 फिर 400 फिर 300, फिर ऐसे करके जब 0 पे आ जाएंगी तो वहाँ से लॉर्ड जो बर्थ हो जाएगा लॉर्ड का, फिर 1 2 3 फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपको इतना सब दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस नंबर लाइन को अगर माइंड में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर, कि BC जो है वो क्या होगी, अब देखिए माइनस में जाएंगे या फिर आगे बढ़ेंगे तो कम होता जाएगा, तो जब यहाँ बढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा होती जाएंगी और फिर एक टाइम पे 0 पे और फिर 0 से 80 पे स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए क्या है, हिस्ट्री जो हमें पढ़ना है, हमको जो हिस्ट्री पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वैसे तो हिस्ट्री में पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, पर हिस्ट्री में हमको जो पढ़ना है वो हम उसको जो है हमने डिवाइड कर दिया है, कुछ डिवीज़न बना दिए है। अपनी स्टडी को कन्वीनियंट करने के लिए हमने कुछ डिवीज़न जो है वो फॉर्म कर दिए है। ओके, और उस डिवीज़न का नाम दिया है ट्राइपार्टाइट डिवीज़न। ओके, मतलब 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया है हिस्ट्री को। ठीक है, सबसे पहला डिवीजन कुछ पढ़ते हैं तो वो है ट्राइपार्टाइट डिवीजन। अब ये ट्राइपार्टाइट डिवीजन क्या है, तो हिस्ट्री को टाइम के हिसाब से 3 पार्ट में बांटा गया है। ओके, तो वो पहला जो सबसे पहला टाइप है उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, उसका जो दूसरा पार्ट बांटा गया है वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ओके, और जो तीसरा पार्ट बांटा गया है, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट जो बांटा गया है वो है सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। ओके, अब देखिए ये पार्ट जो हमारे पास है, इसका जो टाइम हमारे पास है जहाँ तक हमको पढ़ना है, वो टाइम कितना है, वो टाइम है दोस्तों 30 लाख BC, 30 लाख BC से 2500 BC तक। ये जो हमको पढ़ना है ये टाइम कौन सा है, तो ये टाइम हमारे पास है कौन सा, ये टाइम है हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड का। क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखिए उसके बाद 2500 BC से 600 BC तक, ये टाइम हमें जो पढ़ना है, ये टाइम कौन सा है दोस्तों, तो ये टाइम है हमारे पास प्रोटो हिस्टोरिक का। तो प्री हिस्टोरिक का टाइम और प्रोटो, उसके बाद 600 BC से लेके 600 BC से लेके टिल डेट, मीन्स अभी तक जो चल रहा है वो कहाँ पे आ जाएगा, हिस्टोरिक पीरियड में। ओके, क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये टाइम बिंग आपको समझना पड़ेगा कि किस हिस्ट्री के अंदर है, प्री हिस्टोरिक क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या है, या फिर हिस्टोरिक क्या है। ये पूरा इंट्रोडक्शन ही है, बेसिक ही है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है और हमें यही क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास जो फैक्ट्स अवेलेबल है वो शायद यहीं से ही ठीक से अवेलेबल है। जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो फैक्ट्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल है या फैक्ट्स अवेलेबल है, उनकी जब कार्बन डेटिंग हुई, कार्बन डेटिंग समझते हैं, कार्बन डेटिंग एक ऐसी पद्धति होती है जिससे ये पता चल जाता है कि किसी भी वस्तु की जो कि मिली है उसकी एज क्या है, उम्र क्या है। तो उससे हमें ये पता चला कि जो हमारे पास जो सबसे पुरानी चीज़ मिली थी वो शायद कब की थी, 30 लाख BC की। तो हमारे पास यहीं से एविडेंसेस मिलना स्टार्ट हुए, तो हम यहीं से पढ़ेंगे। अब देखिए इस टाइम पीरियड को जो बोला जाता है 30 लाख BC से 2500 BC में, तो देखिए 30 लाख BC का जो टाइम था, यहाँ से देखिए यहाँ तक का पूरा समय, इसको बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं, स्टोन एज, या फिर स्टोन को लिथिक एज भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, लिथिक एज।
स्टोन एरिया, अब इसमें भी कई सारे डिवीजन है, जब एक अलग अलग करके हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मैं आपको पूरे डिवीजन बताऊंगा कि इसके अंदर भी कौन कौन से कहाँ से डिवीजन है। ओके, हम सारी हिस्ट्री को पूरे डिवाइड करके ही पढ़ेंगे, जिससे स्टडी जो है वो थोड़ी कन्वीनियंस हो जाएगी। ओके, मतलब हमको कन्वीनियंट पड़ेगा थोड़ा सा याद करने में। क्लियर? तो स्टोन एज, अब इसमें क्या है, कोई भी ऐसा रिटन एविडेंस नहीं मिला है, सिर्फ स्टोन मिले हैं, पत्थर की नक्काशियाँ वगैरह या कलाकारी जो थी उससे पता लगा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये लिख देता हूँ कि नो रिटन एविडेंस। ओके, कोई भी रिटन एविडेंस हमको नहीं मिला है इस पीरियड में। ठीक है, उसके दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है वो दो टाइप में हुआ है। कैसे हुआ है? सबसे पहले जो 2500 BC के अराउंड जो हमें फाउंड हुई थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पूरा फोकस हमारा इंडिया के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो हमको जो सिविलाइजेशन या फिर बोलना चाहिए सभ्यता मिली थी, वो कौन सी मिली थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो बहुत सारे थे, हमने मोहनजोदाड़ो पढ़ा है, हड़प्पा पढ़ा है, कई बार हमने सुना होगा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और क्या बोलते हैं, और भी कई हमारे पास धौलावीरा या फिर डिफरेंट टाइप की जो सिटीज हमारे पास अवेलेबल है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है हमारे पास, पर इनके जो रिटन एविडेंस प्राप्त हुए थे ना, उनको आज तक डिकोड नहीं कर पाए। मीन ऐसी कोई लैंग्वेज, ऐसी कोई मेथड नहीं है जिससे इन जो रिटन एविडेंस मिले हैं इनके पास से, उनको जो है वो डिकोड किया जाए। ओके, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो अपने पास है। आर्कियोलॉजिकल मतलब वही जो पुरातत्व विभाग आपने सुना होगा ना, उनका जो काम है वो यही है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो हमारे पास है। ओके, और उनको हमने देख भी लिया है, समझ भी लिया है, पर जो रिटन एविडेंस है, रिटन एविडेंस वो क्या है, वो मिले भी हैं हमको, तो हम इनको क्या कर पाए? डिकोड नहीं कर पाए। रिटन एविडेंस इज नॉट डिकोड, तो ये हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। ओके, मिले हैं पर डिकोड नहीं हुए। ओके, क्लियर दोस्तों? तो एक पार्ट तो ये है। उसके बाद इसी के अंदर जो दूसरा पार्ट हमारे पास आता है वो है 2500 से BC तक का कुछ टाइम जो है हमारे पास इंडस वैली का है। उसके बाद जब इंडस वैली का बोलना चाहिए कि खत्म हो गई थी, मीन्स जब उनका क्या हो गया था, फिनिश हो गए थे वो, तो उसके बाद फिर कौन सी एज आई थी? वैदिक एज। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आई है हमारे पास इसी प्रोटोस्टोइक पीरियड के दौरान ही, तो उस एज को क्या हम बोलते हैं? वैदिक एज। अब देखिए यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हुई और कौन सी एज आ गई? वैदिक एज आ गई। अब वैदिक एज में हमारे पास क्या है बात कि हमारे पास रिटन एविडेंस तो है। रिटन एविडेंस मतलब जैसे वेद हमने पढ़े हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे करके 4 वेद हैं, महाभारत, रामायण, पुराण, है ना, और उसके अंदर भी जो अरण्यक है, उपनिषद वगैरह है। तो रिटन एविडेंस तो हमारे पास पर्याप्त है और जिनसे हमने बहुत कुछ देखा भी है, सीखा भी है, पढ़ा भी है। पर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना, वो इस टाइम की जो है वो अच्छे से अवेलेबल नहीं है। मीन इतने फैक्ट्स अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट ये जोड़ सकते हैं हम लोग कि रिटन एविडेंस क्या है? रिटन एविडेंस, रिटन एविडेंस तो है, पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपके पास छोटी सी एक समझ लीजिए एक इन्फॉर्मेशन होगी कि वैदिक एज को हम ऐसे क्यों नहीं पढ़ते हैं जैसे बाकी सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ नहीं है। रिटन एविडेंस लिखा तो बहुत कुछ है, पर जैसा मिलना चाहिए लिखे के हिसाब से वैसा मिला बहुत कुछ नहीं है। ओके, और उसके बाद यहाँ तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास सारे फैक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जिन रूलर्स एंड किंगडम्स की हम बात करेंगे उनके सारे हमारे पास पूरे एविडेंसेस हैं। ओके, और यहाँ पे हमें क्या मिली थी? महाजनपद। जो महाजनपद पीरियड आपने कभी हिस्ट्री अगर आपने उठाई हो या नहीं भी उठाई हो तो याद रखिए, महाजनपद हम जब आगे पढ़ेंगे, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में जब एंटर करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक समय आएगा महाजनपद पीरियड वाला। तो महाजनपद जो है हमको कितनी मिली थी? 16 महाजनपद हमको मिली थी। अब ये महाजनपद क्या है? तो देखिए आपने वैशाली वगैरह का नाम सुना होगा, मगध का नाम सुना होगा, तो वो क्या थी? वो इन्हीं महाजनपद के अंदर में से 16 में से 2-3 का नाम आपने कई बार सुना होगा। ओके, तो ये अपना जैसे ये अपना जो अपने यहाँ पे जो राज हुआ है क्या बोलते हैं MP में, तो यहाँ पे भी आपने सुना होगा। ओके, तो महाजनपद का नाम आपने सुना होगा। तो और यहाँ पर जो रिटन एविडेंस है या एविडेंस ऑफ किंग्स एंड रूलर्स, एविडेंस ऑफ किंग्स एंड रूलर्स, ये आपको जो है इनके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ तक तो यहाँ पे तो पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पर इनमें क्या प्रॉब्लम है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। क्लियर हो दोस्तों? तो यहाँ ये तो बात हुई कि ट्रिपार्टाइट डिवीजन में आपकी हिस्ट्री कैसे डिवाइड है। अब हिस्ट्री के बाद जो हमारे कन्विंस के लिए और ज़्यादा जो बड़े बड़े जो मतलब जो हिस्टोरियंस हुए, मतलब जो फादर ऑफ हिस्ट्री के अलावा, हेरोडोटस के अलावा भी कई जो हिस्ट्री के राइटर हुए होंगे, तो उन्होंने कन्वीनियंस की स्टडी के लिए हमने क्या किया, और ज़्यादा क्या है उसको एलाबोरेट करके थोड़ा सा डिवीजन कर दिया। तो ये आपको समझ में आया है। तो देखिए अब जो डिवीजन हुआ है, बेसिकली जो हमारे जो पढ़ाई करने के तरीके में जो आता है वो वही तरीका आता है। आपने एंशिएंट, मेडाइवल और जो मॉडर्न का नाम हमेशा आप सुनते हैं वो इसी
कारण आप सुनते हैं, क्योंकि वो डिवीजन जो है वो इसी डिवीजन का क्या है, थोड़ा सा और ब्रॉड रूप है। ओके, तो क्या है, फॉर ओनली फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। ओके, तो जो इंडियन हिस्ट्री बेसिकली डिवाइड है, तो इंडियन हिस्ट्री जो डिवाइडेड है वो कैसी है, तो इंडियन हिस्ट्री जो डिवाइडेड है वो हमारे पास कैसे में है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। अब देखिए एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न को डेट वाइज याद कैसे रखना है, उसके तरीका ये है कि ये जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, ये हमारे पास देखिए कितनी हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 30 लाख BC से लेके 30 लाख BC से लेके 647 AD तक। ओके, क्लियर। तो देखिए अब वो जो प्रोटो प्री हिस्टोरिक पीरियड को है, उनको इसी में क्या कर दिया है, थोड़ा सा मर्ज कर दिया है। और 647 AD से लेके 647 AD से लेके 1757 AD तक जो हम पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा, या किसके अंदर आएगा, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद 1757 से लेके 1947, या फिर इसको मैं टिल डेट ही लिख देता हूँ, क्योंकि कई जगह पे टिल डेट ही लिखा हुआ है, पर आप जानते हैं कि हमको जो बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है कैसे, 1947 तक ही। क्योंकि देखिए उसके बाद 1947 के बाद क्या होता है, उसके बाद मैक्सिमम चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स में कवर कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर सरकार आ गई, सरकार के 5 ईयर प्लान्स आए, तो वो तो इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे ही कवर हो जाता है। ओके दोस्तों, तो हमको टिल डेट का मतलब ये है कि 1947 तक पढ़ना है। क्लियर हुआ। तो देखिए 640, अब देखिए 30 लाख BC से 647, अब ये इंसिडेंट कैसे याद रखेंगे, किस इंसिडेंट में अपन को डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टोन एज, मतलब स्टोन एज जब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसके कहाँ तक ये एंशिएंट हिस्ट्री जाएगी। तो 647 में जब हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन जो कि वर्धन डायनेस्टी के थे, उनकी जब डेथ हुई थी, डेथ ऑफ हर्षा, डेथ ऑफ हर्षा, मतलब हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन की जब डेथ हुई थी, तो उस पीरियड तक हम क्या पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, और फिर यहाँ से डेथ ऑफ हर्षा से कंटिन्यू करेंगे, डेथ ऑफ हर्षा से कंटिन्यू करेंगे, ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे पास जाएगा बैटल ऑफ पलासी तक। ओके, बैटल ऑफ पलासी अंग्रेजों का जो बोलते हैं ओरिजिनेट पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट है वो यहीं से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव वगैरह थे ना, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह, तो बैटल ऑफ पलासी। ओके, ये सब चीज़ें अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर किसी ने इसको नहीं भी पढ़ा हो तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया 1757 तक, और ये हो गया 647 AD तक, और 1757 से लेकर टिल डेट तक ये कहाँ है, मॉडर्न हिस्ट्री में है। तो ये तो आपको पता है बैटल ऑफ पलासी से कहाँ तक पूरा चलता रहेगा, जहाँ तक अपन को पढ़ना है, मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंस नहीं हो गया, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ तक अपन को जो पढ़ना है बेसिकली हिस्ट्री के अंदर, वो कहाँ तक पढ़ना है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 तक ही हम पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इनके अंदर भी डिवीजन नहीं है, डिवीजन इनके अंदर भी है, पर जैसे जैसे हम इंडिविजुअल इनको डिस्कस करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, तो याद भी रहेगा। तो आपको जो मेन याद रखना है 30 लाख BC से 647 AD तक एंशिएंट है, 647 AD से 1757 तक मिडाइवल है, और 1757 से लेकर 1947 या जिसको टिल डेट भी बोला जाता है वो है बैटल ऑफ पलासी से लेकर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक हमारा कौन सा हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्लियर है दोस्तों, तो हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ओके, हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो वो सब चीज़ें पता रहेंगी तो हो सकता है कि जो चीज़ें कभी क्लियर ना भी होती हैं तो क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये हुआ बेसिक। अब देखिए ये हिस्ट्री के बारे में आपके सोर्स आए कहाँ से, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री अपन बोलते हैं ना, कि किसी भी चीज़ का अपन को ये पता होना चाहिए इसका सोर्स क्या है, अपन पढ़ रहे हैं तो उसका कहाँ से अपन को सोर्स मिले, या टेक्स्ट में लिखा है, या कहीं देखा है, या कहीं सुना है। तो देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग जाएगी वो जाएगी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो जो भी डिवीजन अपन ने अभी तक देखे हुए हैं उनके सोर्सेज क्या है, ठीक है ना, मतलब कि कैसे उनका जो है अपन को धीरे धीरे चीज़ें पता चली, तो किन के सोर्सेज के द्वारा। ओके, तो देखिए बेसिकली ओनली 2 सोर्सेज हैं हमारे पास। एक तो है लिटरेचर, मीन्स जो लोगों ने लिखा है, जिनके टेक्स्ट अवेलेबल है, किताबें, बुक्स वगैरह जो भी कुछ अवेलेबल है, एक तो वो आ जाएगा लिटरेचर के अंदर। ओके, और दूसरा हमारे पास जो है वो आप जानते हैं कौन सा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब जो हमें खुदाई वगैरह से या फिर कहीं से पुरानी चीज़ें पता चली तो उनकी जब कार्बन डेटिंग करी, तो एक तो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चला है। ओके, एक तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, और एक लिटरेचर जो हमारे पास अलग अलग टेक्स्ट बुक। देखिए सारे राजा महाराजा जो आज तक हुए हैं उनके कोर्ट में या उनके राजकाल में कोई ना कोई कवि रहते थे, कोई ना कोई ऐसे राइटर्स रहते थे, तो वो उस समय के सराउंडिंग के बारे में लिख देते थे, तो वहीं से हमको जो है चीज़ें जो है वो मिली है। ओके, अब देखिए ये जो लिटरेचर है ये भी क्या है, एक तो डिवाइड हुआ है इंडियन में कि इंडियन हमारे पास कौन कौन थे, और एक जो डिवाइड हुआ है वो डिवाइड हुआ है कि फॉरेनर कौन थे। अब ऐसा भी हुआ है ना, आपने कई लोगों का नाम सुना होगा कि ये बाहर से आए थे, इनके इस राजा के साथ आए थे, इंडिया में जो अटैक्स हुए, जो अटैक करने वाले थे रूलर, उनके साथ कुछ पोएट आए थे, तो वो कहलाएंगे फॉरेनर्स।
ओके, क्लियर हुआ। तो ये दो टाइप के डिवीजन लिटरेचर में हुए हैं हमारे पास। तो इंडियन कौन कौन से थे और फॉरेनर, तो देखिए इंडियन में आपने जितने भी नाम अभी तक मैंने आपसे बोले थे, जैसे कि वेद वगैरह हो गए। ओके, वेद है हमारे पास। महाभारत की बात करते हैं, महाभारत में भी काफ़ी सारे जो रिटन एविडेंस हमारे पास हैं। ओके, रामायण हमारे पास है। ओके, ये सब महाकाव्य में आते हैं, हिंदी में हम पढ़ते हैं ना महाकाव्य, एपिक टेक्स्ट। ओके, और उसके बाद फिर रामायण के बाद हम पुराण पढ़ते हैं, कितनी सारी पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गए कुछ टेक्स्ट। उसके बाद फिर कुछ जो, ये तो हो गए हिंदू टेक्स्ट, समझ लीजिए ये कैसे टेक्स्ट हो गए, हिंदू वाले हो गए। अब जो हमारे पास जैन टेक्स्ट है या बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो पहले बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उनमें से एक का नाम जैसे बहुत फेमस है, जिसका नाम है त्रिपिटक, ठीक है ना, बहुत फेमस हो गया बुद्धिज्म की, त्रिपिटक। ओके, त्रिपिटक हो गया, ठीक, जातक हो गए। तो देखिए ये जो लिखे हैं ना, ये पाली लैंग्वेज में लिखे हैं। किस लैंग्वेज में लिखे हैं? पाली लैंग्वेज में लिखे हैं। ओके, और कुछ हमारे पास जैन है, कुछ जो हमारे पास जैन टेक्स्ट हैं, जैसे सबसे जो बहुत फेमस है वो है भगवती सूत्र। ओके, भगवती सूत्र जैन वो काफ़ी फेमस जो है वो टेक्स्ट है। और एक है भद्रबाहु चरित्र। देखिए हैं तो बहुत सारे, काफ़ी सारी चीज़ों से बहुत कुछ मिला है, पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट नाम है जो काफ़ी बार हमें सुनने को मिल सकते हैं, मैं उनके बारे में ही आपको बता रहा हूँ। ओके, भद्रबाहु सूत्र। ओके, कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी हैं। तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट में हम देखेंगे जो हमारे पास, जैसे अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखा था। ओके, तो अर्थशास्त्र हो गया एक। ओके, बाय कौटिल्य या चाणक्य, जो भी आप पसंद करें बोलना। ओके, एक तो ये हो गया, क्लियर। और एक हमारे पास क्या है, आपने कालिदास का नाम सुना होगा, उनका जो बहुत फेमस ड्रामा था जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, ये इनका काफ़ी फेमस ड्रामा था, राजा और रानी की स्टोरी थी कुछ। तो वो जो है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो बाय कालिदास। ठीक है, अब कालिदास का नाम क्यों यहाँ पे लिया मैंने, क्योंकि कालिदास को बोलते थे शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी सारी उनकी किताबें भी हैं बहुत फेमस, और बहुत ही बोलना चाहिए कि अनोखे ही एक पोएट थे वो। ओके, तो जिसमें हेमलेट आपने सुना होगा, रोमियो जूलियट वगैरह, तो वो उन्हीं की ही सब जो है क्रिएशन थे। ओके, मालिका। और आप सुनेंगे एक हर्षचरित, राजा हर्षवर्धन के ऊपर जो ये बुक लिखी गई थी, उस समय क्या बैकग्राउंड चल रहा था, ये किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। ओके, अब देखिए ये सब कोर्ट पोएट ही तो होंगे, किसी न किसी के कोर्ट में ही रहे होंगे ना, जैसे कौटिल्य चंद्रगुप्त के कोर्ट में थे। ओके, उसके बाद फिर हमारे कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त टू के, मतलब विक्रमादित्य जिनको बोलते थे, ये सब स्टोरी में क्लियर करूँगा, तो उनके राजकाल में थे। और हर्षवर्धन के राजकाल में कौन थे, बाणभट्ट, तो उन्होंने उनके ऊपर किताब लिखी हर्षचरित। ओके, तो ऐसे ही कुछ हमारे पास फॉरेन राइटर भी थे। अब फॉरेन राइटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉरेन राइटर्स जो हमारे पास थे, उनकी भी लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो हमको सिर्फ पढ़ना होगा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे सोर्सेज, तो फॉरेन सोर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जिनके बारे में हमें एटलीस्ट ऐसे पता होना चाहिए, कोई बोल दे तो हाँ पता चल रहा है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए जो अल मसूदी करके आपने नाम सुनेंगे आप। ओके, ये अरब ट्रैवलर थे, कहाँ के थे, अरब ट्रैवलर। किनके साथ आए थे, तो सबसे पहला अटैक हुआ था ना मोहम्मद गजनवी वगैरह, तो उनके साथ आए थे। अल मसूदी के बाद आपने इब्न बतूता नाम सुना होगा। ओके, ये भी अरबी थे। ओके, उसके बाद फिर इब्न बतूता के बाद हमारे पास जो एक नाम आता है वो है अल बरूनी। ठीक है, इनकी एक किताब थी किताब उल हिंद, ये आगे डिस्कस करेंगे जब अपन उस काल में पहुंचेंगे, तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा मैं। तो ये भी अरब ट्रैवलर थे। ओके, ऐसी कुछ चाइनीज से हमारे पास, जैसे फाहयान। ओके, चाइनीज से, ठीक, और गुइनसांग, ये भी चाइनीज थे। ओके, और एक राइटर और थे जिनका नाम क्या था, जो कि मतलब समझ लीजिए ग्रीक थे, जिनका नाम था मेगास्थनीज। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसके इस नाम के लिए या इस शख्स के लिए इतने क्वेश्चन बने हैं पेपर में हमेशा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये आगे डिस्कस करेंगे। तो मेगास्थनीज कौन थे, ये थे ग्रीक राइटर। ओके, और ये किसके कोर्ट में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। ओके, तो इसलिए ये थोड़ा सा फेमस है। तो इनकी जो बुक्स थी, इनकी बुक से या इनके जो हमको रिसर्च से जो हमको पता चला है, फैक्ट्स पता चले हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये याद रखिएगा कि ये कौन कौन थे और कहाँ कहाँ से आए थे। और भी है, जो कुछ भी ऐसा लगेगा कि छूट रहा है या पेपर में कवर हो रहा है, मैंने नहीं कराया है, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में उसको आपको कवर बिल्कुल करा दूंगा। ओके, अब देखिए जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, मतलब कि जो खुदाई वगैरह से प्राप्त हुए हमारे पास, तो कुछ लेख थे जिनको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं।
इंस्क्रिप्शन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन थे जो कि डिकोड हुए भी और कुछ नहीं भी हुए हैं। ओके, तो कुछ और जो इंस्क्रिप्शन थे ये कुछ कॉपर प्लेट के ऊपर भी हुए थे, तो इनको कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ओके, अब देखिए इनकी जो लैंग्वेज है या इनके जो बनावट का तरीका है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये देखिए कुछ भी ऐसा रिटन समझ में नहीं आता है कि डायग्राम बनाया है कि लिखा है, तो इनको डिकोड करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। ओके, और उसके बाद फिर आपने पिलर इंस्क्रिप्शन भी आप इमेज में देख रहे होंगे कि पिलर में कैसे इंस्क्रिप्ट या फिर लिखा हुआ है। ओके, तो पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया। ओके, कुछ कॉइन्स कॉइन्स देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, कॉइन्स। तो उस समय के काल के जो कॉइन्स अभी आज तक हमको मिल रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम उनको क्या मानते हैं कि भाई एविडेंसेस हैं। और उससे पता चलता था कि क्या होता था कि जो कोई भी राजा रहता था उस समय का, वो जब कॉइन्स बनते थे या जब क्या बोलते हैं निकलते थे, तो उनके पीछे उनकी फोटो और वो टाइम लिखा रहता था, कुछ ना कुछ ऐसा मेंशन रहता था कि उससे पता चल जाता था कि हाँ ऐसा है। ओके, तो कॉइन्स हो गया, पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया, कुछ मॉन्यूमेंट्स जो थे, जैसे आपने ताजमहल वगैरह, कुतुब मीनार, चार मीनार वगैरह, ये क्या है मॉन्यूमेंट्स। तो ये क्या है अपने आप में एविडेंसेस हैं कि उस समय इस राजा, और आपने देखा होगा मॉन्यूमेंट्स में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है किसी किसी भाषा में। ओके, तो वो क्या है एक तरीके से एविडेंसेस ही तो हो गए। ओके, अब देखिए क्या है, इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को ढूंढने का श्रेय कुछ लोगों के पास है जिनके नाम हमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो नाम जो है उनको थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो पेपर में आपके पास बहुत फैसिलिटी हो जाएगी आंसर को करेक्ट करने की। ओके, तो उनमें से कुछ नाम, जैसे आपने एक नाम आप कई बार पेपर में देख सकते हैं जिनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, डायरेक्ट फैक्ट्स भी आपसे किसी पेपर में पूछ सकते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ओके, तो ये कौन थे? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, इनको क्या बोला जाता था? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। मतलब इंडिया में जो कुछ भी पहला फॉर्म हुआ है, मतलब पहला जो फाउंड हुआ है 18 के दौरान, तो वो किसने किया था? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है कि देखिए जब अशोक, राजा अशोक जो थे मौर्य वंश के, तो उनने जो इंस्क्रिप्शन बनवाए थे उनके काफ़ी सारे हम देखेंगे कि उनने चट्टानों में कई जगह पर उनने कई इंस्क्रिप्शन किए, तो वो इंस्क्रिप्शन जो है पहले पढ़ नहीं पाते थे। फिर एक व्यक्ति आए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अशोकन इंस्क्रिप्शन के लिए उनको जाना जाता है। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो थे उनको उन्होंने क्या किया था? डिकोड कर दिया था। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन डिकोडेड बाय, इनने डिकोड किए थे, तो उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। ये नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है इनमें से किसके द्वारा पूछे गए थे। तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, तो इन्होंने तो नहीं ढूंढे थे, तो क्या ऑप्शन होगा? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, उसके बाद फिर जो एक तीसरा नाम हमारे पास अवेलेबल है वो ये है, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ढूंढ के निकाली थी, उनका नाम क्या था? कब निकाला था? 1921 के अराउंड पे। ओके, तो वो जब हम डिस्कस करेंगे तो उसी दौरान हम उसको याद कर लेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको अपन हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, या जो भी आप सिंधु घाटी सभ्यता जिस नाम से भी आप जानते हो, तो वो सिविलाइजेशन जो है वो किसने ढूंढ के निकाली थी? तो उनका नाम था जॉन मार्शल। ओके, क्या नाम था? जॉन मार्शल। और इनकी ही जो हेल्प कर रहे थे, इनके जो असिस्टेंट थे, उनका नाम क्या था? दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। ओके, तो देखिए हड़प्पा की जो खुदाई है, बेसिकली हड़प्पा की जो बोलना चाहिए कि जो ढूंढा था, जिसने फाइंड आउट किया था। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर डायरेक्ट ऐसा पूछता है तो आंसर जॉन मार्शल हो जाएगा, और कभी ऐसा होता है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा के बारे में पूछा जाए और जॉन मार्शल ऑप्शन में ना हो, तो आप क्या लगाएंगे उस केस में? दयाराम साहनी। ऐसे एक और कैरेक्टर हमारे पास है जिनका नाम है आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी जिनका नाम था। ओके, इन्होंने क्या निकाला था ढूंढ के? मोहनजोदाड़ो। तो दयाराम साहनी ने क्या निकाला था? हड़प्पा, और आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो। ये जब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे तो मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताऊंगा ही। और भी जो सिटीज़ हैं उनके टाइटल्स, मतलब उनके जो फाउंडर हैं उनके नाम भी हम पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों? तो अभी के लिए ये जो है इतना हमारे पास जानना सफिशियंट है कि आखिर हमें हिस्ट्री पढ़नी कहाँ से है और कैसे हमारे पास उसके सोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सीधा एंशिएंट हिस्ट्री की, कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कैसे स्टार्ट हुई है, क्या क्या एज उसमें डिवीजन है, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। या फिर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आपका लाइक और शेयर ही मुझे मोटिवेट करेगा, मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। ओके, और जो भी नए हैं उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी स्क्रीन पे जब आप चैनल को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो एक लाल बटन ब्लिंक हो रहा होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लाइक एंड शेयर।